बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हेड्स ऑफ इनकम, आय के शीर्षक। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, राजस्थान, बीकॉम सेकेंड ईयर इनकम टैक्स सब्जेक्ट के लिए आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो टॉपिक है आय के शीर्षक। अब तक की क्लासेस में बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ये पहचान गए हैं कि इस पूरे साल जो उनका प्रीवियस ईयर रहेगा उनका 19-20, यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020, और जो उनका असेसमेंट ईयर रहेगा वो है 20-21, यानी कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14 के अंतर्गत जो भी इनकम किसी भी असेसी के द्वारा अर्न की जाती है तो वह कमाई गई इनकम 5 शीर्षकों में विभाजित की जाती है। पहला शीर्षक है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन शीर्षक से आय। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति शीर्षक से आय। तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय एवं पेशा शीर्षक से आय। चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजीगत संपत्ति से पूंजीगत लाभ होने पर आय। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य स्रोतों से आय। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन शीर्षक से आय। इनकम फ्रॉम सैलरी, जहाँ कहीं भी किसी भी असेसी को इनकम अर्न होती है उसके एम्प्लॉयर से एज अ एम्प्लॉय काम करने के कारण, तो इस रिलेशनशिप के कारण उसे जो भी इनकम अर्न होती है, यानी एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो कुछ भी इनकम प्रीवियस ईयर में मिलती है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड गिनी जाएगी। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति अनेक साधनों से आय कमाता है, अतः वेतन से आय का प्रथम शीर्षक है। किसी भी एम्प्लॉय को उसकी सेवाओं के बदले अपने एम्प्लॉयर से जो भी पारिश्रमिक, मूल वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस, कमीशन, भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं या वेतन के स्थान पर लाभ इत्यादि अनेक रूप में प्राप्त होते हैं। इन सबको वेतन से आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है। आय की गणना की दृष्टि से उच्चाधिकारी, प्रबंधक, लिपिक, चपरासी या अन्य किसी भी पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पारिश्रमिक को वेतन माना जाता है, चाहे उसका नियोक्ता सरकार, स्थानीय सत्ता, निगम, कंपनी, फर्म, निजी संस्था अथवा अन्य कोई व्यक्ति हो। यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जहाँ भी होती है, there may be more than one employers of an employee, remuneration of work other than assigned duty work, basis of charge of tax, salary and professional income दो अलग अलग वर्ड हैं। remuneration from person other than employee तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी। वेतन में सम्मिलित जो मदें हैं, सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 17 उपधारा 1 के अंतर्गत जो इसमें सम्मिलित मदें हैं वो हैं मजदूरी, वेजेस, वार्षिकी अथवा पेंशन, ग्रेजुएटी, कोई फीस, कमीशन, एनी एडवांस सैलरी, नौकरी में रहते हुए उपभोग न की गई छुट्टियां, हस्तांतरित शेष का कर योग्य अंश, नेशनल पेंशन फंड, केंद्रीय सरकार द्वारा जो एनपीएस 2003-4 लागू किया गया उसके अंतर्गत अंशदान, पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड,
तो कुल मिलाकर के वेतन से आय की गणना मॉनेटरी इनकम फ्रॉम सैलरी लेनी है, जो भी मौद्रिक उसको मिलती है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम 2004 सेक्शन इनकम टैक्स की सेक्शन 80 CCD के अंतर्गत, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स अनुलाभ, जो भी सुविधाएं मिल रही हैं एम्प्लॉयर से तो उनकी वैल्यू, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी वेतन के स्थान पर लाभ जो मिलता है जैसे उपार्जित अवकाश इसमें कंसिडर होगा। इन सबको जोड़ने के बाद में वेतन शीर्षक में हमें कटौती मिलेगी अंडर सेक्शन 16, यानी आयकर अधिनियम की धारा 16 के अनुसार कटौतियां दी जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a), एंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2) और प्रोफेशनल लॉ ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट टैक्स अलाउंस, टैक्स जो पेड होता है वो 16 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत, यानी सैलरी हेड से इनकम में आप सारी इनकम ले लीजिए सैलरी हेड की और डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत, तो ये कहलाएगी वेतन शीर्षक से आय। सेकंड हमारा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। आयकर अधिनियम की धारा 22 में इन प्रावधानों को बतलाया गया है। आय मकान अथवा मकान के साथ लगी हुई भूमि से हो। इनकम शुड बी फ्रॉम हाउस और एनी लैंड अटैच्ड टू इट। असेसी शुड बी द ऑनर ऑफ द हाउस। करदाता मकान संपत्ति का क्या होना चाहिए? स्वामी होना चाहिए। करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार या पेशे के लिए न करे। असेसी शुड नॉट यूज हिज हाउस फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये सेक्शन 22 कहती है। यानी एज अ ऑनर यदि असेसी के पास में एक या एक से ज़्यादा मकान है, एक मकान जिसमें वो खुद रहता है वो कहलाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, और उसी मकान का कोई दूसरा हिस्सा या अन्य कोई मकान जो वो किराए पे देता है उससे जो इनकम प्राप्त होगी वो कहलाएगी इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस, यानी टेनेंट किराएदार से जो किराया प्राप्त हो रहा है वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसी तरीके से डीम्ड ऑनरशिप भी हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 के अंतर्गत। फिर इनकम जो एग्जेम्प्टेड है हाउस प्रॉपर्टी में वो बतलाई जाएगी। मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना जो करेंगे उसके लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू, जो वार्षिक मूल्य है सकल वार्षिक मूल्य और नेट जो वार्षिक मूल्य है वो निर्धारित किया जाएगा। जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर ऑन एक्चुअल बेसिस हम घटा देंगे तो हमारे पास एनएवी आ जाता है। लेट आउट हाउस और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस दोनों की एनएवी निकालेंगे। ये याद रखेंगे कि एसओपी की एनएवी क्या होती है? निल होती है। उसके बाद हम अगेन इस हेड में भी क्या देंगे? डिडक्शन देंगे। अंडर सेक्शन क्या बता रहा है यहाँ? अंडर सेक्शन 24। सैलरी हेड में क्या सेक्शन थी? 16, और यहाँ क्या सेक्शन आ रही है? 24। तो अंडर सेक्शन 24 जो है वो हम किस में देंगे? हाउस प्रॉपर्टी में जो है वो डिडक्शन देंगे। तो एनएवी में से जब हम ये डिडक्शन दे देंगे तो हमें क्या मिल जाता है? एनएवी में से डिडक्शन दे देंगे तो हमें मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड हेड आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आय के शीर्षक में व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य, पेशावृत्ति एवं सट्टे की आय को सम्मिलित किया जाता है। यदि कोई असेसी एज अ शॉपकीपर अपनी इनकम अर्न करता है तो कहाँ जाएगा? बिजनेस में। एक चार्टेड अकाउंटेंट जब अपना ऑफिस खोलता है और लोगों के यानी विभिन्न कंज्यूमर की रिटर्न भरने का काम करता है तो उसकी इनकम कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एज अ प्रोफेशनिस्ट वो काम कर रहा है। वो ही चार्टेड अकाउंटेंट जब किसी कंपनी में एज अ ऑडिटर काम करता है तो वो कंपनी का एम्प्लॉय होगा और उसकी जो इनकम होगी वो कहाँ टैक्सेबल होगी? सैलरी हेड में। तो यहाँ हमने दोनों में डिफरेंस करा कि एक चार्टेड अकाउंटेंट जब एक कंपनी में काम कर रहा है तो सैलरी हेड में इनकम टैक्सेबल हो रही है। वो ही चार्टेड अकाउंटेंट जब अपने एज अ प्रोफेशनल काम करता है तो इनकम कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सेक्शन 28 और सेक्शन 41 जो है वो बतलाती है कि इनकम नॉर्मली टैक्सेबल फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। या हमने ये भी बता दिया स्पेक्यूलेशन की कोई इनकम है,
सट्टे के व्यवसाय किया है कहाँ जाएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। जबकि गैम्बलिंग, जुए की कोई भी आय होगी तो वो कहाँ जाएगी, अदर सोर्सेस के अंतर्गत टैक्सेबल होगी। तो इसमें लेखांकन पद्धति, अकाउंटिंग पॉलिसी और कब अकाउंटिंग रखने, अकाउंट्स रिकॉर्ड नियमों के अनुसार रखने पड़ेंगे, कब रखने आवश्यक होंगे, क्या लिमिट होगी, कब कंपलसरी ऑडिट करवानी लेखों की जरूरी है, सब हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। उसके बाद ऐसे एक्सपेंसेस जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में स्ट्रिक्टली बोल दिया कि इनको अलाउड करना है, स्वीकृत व्यय है, यानी पहले आय लेंगे और आय में से स्वीकृत व्ययों को जो है वो घटाएंगे सेक्शन 30 to 40 के अंतर्गत। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत डेप्रिसिएशन, दैट इज मूल्यह्रास। मूल्यह्रास लगेगा अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। मूल्यह्रास में टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स, दो कैटेगरी में हम असेट्स को बांटेंगे और फिर उसके अंतर्गत अलग अलग जो रेट्स होंगी उन रेट से डेप्रिसिएशन जो है वो लगाया जाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू निकाली जाएगी। और इस डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक में ही हमें डिस्कस करना है ब्लॉक ऑफ असेट्स, समूह की संपत्तियां जो है वो हेडिंग, वो इसी के अंतर्गत अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो है वो 45 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत पूंजी लाभ, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ, सामान्यतः जिस गत वर्ष में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है उसी गत वर्ष में पूंजी लाभ जो है वो क्या होता है, वो पूंजी लाभ कर योग्य हो जाता है। यानी सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ये कहती है कि उस प्रीवियस ईयर में आपको कैपिटल गेन होना चाहिए और वो कैपिटल गेन कैपिटल असेट्स को ट्रांसफर करने पर होना चाहिए। तो इसमें हमें ये बातें देखनी है कि कैपिटल असेट्स क्या होगी, फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स क्या होगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर में ही होना चाहिए। टाइप्स ऑफ, उसके बाद हम जो कैपिटल गेन है वो दो तरीके का होगा, STCG और LTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजीगत लाभ, दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ, जिसे हम इस कैपिटल गेन वाले टॉपिक में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगेन कैपिटल गेन हेड में डिडक्शन मिलेंगे अंडर सेक्शन, पूंजीगत लाभ से कर मुक्त पूंजीगत लाभ 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G और 54GA। अब जो हमारा पांचवा हेड है, चार हेड हम इनकम टैक्स में पढ़ चुके हैं, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, और अब हमारा अंतिम हेड आता है, दैट इज वो क्या है हमारा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य स्रोतों से आय। तो ऐसी आय जो प्रथम चार हेड्स में कर योग्य नहीं है और फुल्ली एग्जेम्प्टेड भी नहीं है, यानी उस पर हमें कर तो लगाना है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड भी नहीं है, तो उन्हें हम कहाँ ले जाएंगे, उन्हें हम सम्मिलित करेंगे अदर सोर्सेज में, सम्मिलित किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल है कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय, जैसे लॉटरी से कोई आय प्राप्त हो गई तो वो आपकी कैजुअल इनकम कहलाएगी। डिविडेंड जो है वो कहाँ जाता है, अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कहाँ जाता है, अदर सोर्सेज में। तो ऐसी इनकम जो ऊपर चार किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं है और हम उसे फुल्ली एग्जेम्प्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो वो इनकम आपको कहाँ ले जानी है, किस हेड में सम्मिलित करनी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।